आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आउटकम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस रिलेटेड विद हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर एंड इट स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर व्हिच हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इंसान का जो एक एक्सपीरियंस था हीट इंजन के साथ और रेफ्रिजरेटर के साथ, इन दोनों के साथ जो एक्सपीरियंस था, इसका आउटकम जो हमारे पास निकल के आया वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ कंडीशंस को स्पेसिफाई किया जाता है जिन कंडीशन के अंडर हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। हमें यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि जो हीट इंजन है, हीट इंजन वर्क करता है फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ये हीट को ट्रांसफर करता है फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर to a body at lower temperature. But in case of refrigerator, it takes heat from a body at lower temperature and transfer this heat to a body at higher temperature. अगर हम यहां से देखते हैं कि इन दोनों का जो प्रोसेस है वो टोटली रिवर्स है। इसका डायरेक्ट प्रोसेस है, इसका रिवर्स प्रोसेस है। इन दोनों के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए हमारे पास जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। और इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस के अंडर हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ वर्किंग सब्सटेंस एक बॉडी एट हाई टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और हीट को रिजेक्ट करता है एट द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। इसके कंपैरिजन में अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है हीट को फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर एंड रिजेक्ट दैट वेरी अमाउंट ऑफ हीट इनटू ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर। इन दोनों का अगर हम देखें तो इन दोनों का काम करने का जो प्रोसेस है, काम करने का जो तरीका है, बिल्कुल क्या है, रिवर्स है। इसको हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट वे में काम करता है। हाई टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और लोअर टेम्परेचर में उसको क्या करता है, रिजेक्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, और रेफ्रिजरेटर जो है हीट को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर और इसको रिजेक्ट करता है एट ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर। इन दोनों चीजों को देखते हुए हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे सामने आता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तीन स्टेटमेंट है और तीनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। तीन जो स्टेटमेंट हैं उनको एक्सप्लेन करने का, उनको डिफाइन करने का तरीकेकार अलग है, लेकिन उनका जो मकसद है, उनका जो मीनिंग है, उनका जो टारगेट है वो बिल्कुल सेम है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो पहली स्टेटमेंट है वो है हमारे पास केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो पहली स्टेटमेंट है वो है केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन कहता है it is impossible to get a continuous supply of work from a body by cooling it to a temperature below the coldest of its surrounding. केल्विन कहता है कि it is impossible to get a continuous supply of work. केल्विन कहता है it is impossible to get a continuous supply of work from a body by cooling it to a temperature below the coldest of its surrounding. Below the coldest of its surrounding. केल्विन कहता है कि यह नामुमकिन है कि हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क मिले अगर हम किसी बॉडी को कूल करें, इतना ठंडा करें कि सराउंडिंग के टेम्परेचर से जो ठंडा पॉइंट होगा उससे भी ज्यादा अगर उसको ठंडा करें तो वहां से हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क नहीं मिल सकता। बात ऐसा होता है कि जब भी हमें कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ वर्क हमें चाहिए होता है तो हम किसी बॉडी को हीट करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ये कोई बॉडी है, कोई इंजन है, कुछ है, हम इसको एनर्जी देते हैं, हम इसको हीट देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू केल्विन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, ये वाली बॉडी है, आप इसको इतना ठंडा कर रहे हो, इसके सराउंडिंग से भी ज्यादा ठंडा कर रहे हो और आप ये सोचो कि हमें इससे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क मिले
ऐसा नामुमकिन है। केल्विन कहता है कि ये नामुमकिन है कि हमें इस बॉडी से कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क मिले अगर हम इसको ठंडा कर रहे हैं इसके सराउंडिंग से। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है तो हम इसको हीट देते हैं, हम इसको एनर्जी देते हैं, तो ये बॉडी हमें वर्क प्रोवाइड करती है। अगर इस बॉडी को आप सराउंडिंग से भी ज्यादा ठंडा कर रहे हो, सराउंडिंग से भी ज्यादा ठंडा कर रहे हो, तो आप ये सोचें कि हमें यहां से वर्क मिले, कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ वर्क मिले, तो इट इज इम्पॉसिबल। वो कहता है कि ये नामुमकिन है कि हमें किसी बॉडी से कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ वर्क मिले अगर हम इस बॉडी को ठंडा कर रहे हैं, इस सराउंडिंग के कोल्डेस्ट पॉइंट से भी ज्यादा ठंडा कर रहे हैं, तो हमें इस बॉडी से इम्पॉसिबल है कि कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ वर्क मिले। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्लासिस ने दी है। इसमें ये कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by an external agency to convert heat from a body at lower temperature to a body at higher temperature. क्लासिस कहता है कि it is impossible for a self-acting machine unaided by an external agency to convert heat from a body at lower temperature to a body at higher temperature. Second statement आता है it is impossible for a self-acting machine unaided by an external agency to convert heat from a body at lower temperature to a body at higher temperature. Second statement में ये है कि ये नामुमकिन है एक सेल्फ एक्टिंग मशीन के लिए which is unaided by an external agency कि वो हीट को कन्वर्ट कर सकते फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल रहती है एक रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वो वर्क करता है फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर। इट कन्वर्ट्स हीट या फिर ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर। बट रेफ्रिजरेटर इज एडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। वहां पे एक वर्किंग सब्सटेंस है जो हीट को एक्सट्रैक्ट करती है लोअर टेम्परेचर से और उसको रिजेक्ट करती है एट ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर। लेकिन ये स्टेटमेंट ये कहती है कि ये नामुमकिन है एक सेल्फ एक्टिंग मशीन, ऐसी मशीन जो खुद काम करे, एक्सटर्नल एजेंसी उसके साथ अटैच ना हो, खुद बहुत वो लोअर टेम्परेचर से हीट को पिक करे और कहां पे ड्रॉप करे, टू ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर। जैसे कि हमें ये पता है कि ऑलवेज जो हीट है वो फ्लो करती है फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन हमारे पास नहीं है जिसके साथ एक्सटर्नल एजेंसी ना लगी हो और वो क्या करे, लोअर टेम्परेचर से हीट को पिक करे और कहां पे ड्रॉप करे, हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कौन कहता है, क्लासिस स्टेटमेंट कि ये नामुमकिन है कि कोई सेल्फ एक्टिंग मशीन खुद बगैर एक्सटर्नल एजेंसी के हीट को ट्रांसफर कर दे लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। तो ये हमारे पास क्या आती है, सेकंड स्टेटमेंट आती है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है प्लैंक स्टेटमेंट। प्लैंक्स स्टेटमेंट, according to Planck's statement, it is impossible to construct a heat engine that could extract heat from a reservoir and perform equivalent amount of work. थर्ड स्टेटमेंट हमारी ये कहती है कि ये नामुमकिन है कि हम एक ऐसा इंजन तैयार करें जो इंजन क्या करे, रिजर्वायर से हीट को पिक करे और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म करे। पर ऐसा हम कोई इंजन नहीं बना सकते जिसमें हमारे पास उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 100% हो। परफॉर्मेंस 100% इन द सेंस कि जितनी वो रिजर्वायर से हीट को पिक करेगा उतना इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क वो करेगा। क्योंकि हमें इस चीज का पता है कि कोई भी हमारे पास ऐसा इंजन नहीं है, कोई भी हम ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो क्या करे 100% एफिशिएंसी के साथ।
एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन हमारे पास 1 होती है, परफॉर्मेंस ऑलवेज लेस देन हमारे पास 1 होती है। इसलिए प्लैंक्स कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन दैट कुड एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम रिजर्वायर एंड परफॉर्म इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। जितनी हीट को रिजर्वायर से एक्सट्रैक्ट करे उतना ही आगे वो क्या करे, वर्क परफॉर्म करे। तो ऐसा हम इंजन प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर हम यहां पे देखें तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है, हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है, हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है, इनका एक्सप्लेन करने का, स्टेटमेंट देने का तरीकेकार अलग है, लेकिन अगर इनका मकसद देखा जाए, अगर इनका रिजल्ट देखा जाए, तो इनका रिजल्ट जो है वो मिलता जुलता है। अगर हम देखें जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी, पहली स्टेटमेंट के अंदर क्या था, वो बात कर रहा था परफॉर्मेंस ऑफ द हीट इंजन, और सेकंड वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है, क्लोजेस्ट स्टेटमेंट, ये बात करता है किसकी, परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर की। और उसके बाद हमारे पास जो प्लैंक स्टेटमेंट है, प्लैंक स्टेटमेंट एक इंजन की बात करता है, एक हीट इंजन की बात करता है कि हम ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं बना सकते जिसकी हमारे पास 100% एफिशिएंसी हो। और हम लास्ट पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी ये जो तीनों स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, आपस में इक्विवेलेंट है। ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट और इक्विवेलेंट। अगर आपने इन तीनों स्टेटमेंट को देखा या फिर हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा, तो इसके अंदर हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि तीनों के तीनों जो लॉज हैं वो स्टार्ट होते हैं इट इज इम्पॉसिबल से। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, और लास्ट वाला भी बोलता है इट इज इम्पॉसिबल। इट्स मीन्स टू से दैट दिस स्टेटमेंट आर नेगेटिव इन नेचर। क्योंकि ये इम्पॉसिबल से स्टार्ट होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेटमेंट है, ये क्या है, नेगेटिव इन नेचर है। नेगेटिव इन नेचर का ये मतलब हुआ कि हम इन स्टेटमेंट को डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बोले कि हमने कहा कि ये स्टार्ट होती है इम्पॉसिबल से, तो दीज आर इन नेगेटिव फॉर्म। अगर ये नेगेटिव फॉर्म है तो इनका क्या मतलब है, नेगेटिव फॉर्म का मतलब यही है कि हम इन स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते।